हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 देख रहे थे, बिहार दरोगा का सेट, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 देखा था। आज जो होने वाला है वो है सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 को। आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट में बोला गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक कौन है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक, अगर बात किया जाए पारिस्थितिकी तंत्र का, तो यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना है। एक है पारिस्थितिकी वर्ड का, पारिस्थितिकी वर्ड का यूज कौन किया और पारिस्थितिकी तंत्र का यूज कौन किया। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकेल याद रखना है। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। वही पारिस्थितिकी तंत्र जब पूछा जाएगा तो तंत्र, ठीक है, तंत्र लिखेंगे TANTRA, तंत्र। तंत्र से याद रखिएगा AG टैंसले ने, ठीक है, AG टैंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र के दो कारक होते हैं, जैविक कारक होते हैं एवं अजैविक कारक होते हैं। पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक कारक कौन कौन से होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक कारक उत्पादक भी हो सकते हैं, उपभोक्ता भी हो सकते हैं और अपघटनकर्ता भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा D। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक ये तीनों हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक से लेकर उच्चतर उपभोक्ता तक उनके पोषण स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कांडला। ठीक है, बात किया गया है बंदरगाह का। कांडला किस लिए प्रसिद्ध है, अगर बात किया जाए कांडला का, तो यह गुजरात में स्थित बंदरगाह है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPZ की महत्ता को स्वीकार किया और कांडला एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 1965 में कांडला बंदरगाह की स्थापना की गई। ठीक है, अगर बात किया जाए वर्तमान में बड़े बंदरगाहों का, तो वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 13वां नंबर जो है वो है बदावन बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखना है कांडला बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है, तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो का बात किया जाए तो यह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में, ऑप्शन हो जाएगा C। अगर बात किया जाए यूरोप का, तो यूरोप में है एल्ब्रुस पर्वत। यूरोप में एल्ब्रुस पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में ओजिस डेल सलाडो, दक्षिण अमेरिका याद रखना है। साउथ अमेरिका में ओजिस डेल सलाडो का याद रखना है। और अगर बात किया जाए नॉर्थ अमेरिका में तो माउंट मैकिनले, ये सभी पर्वत हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया था किलिमंजारो के बारे में, तो किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खादान नोवामुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख, बेलारी जैसे क्षेत्र स्थित है। खादान भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। बताना है ये खनिज जो हम ये वर्णन किया गया है, इसका विशेषता वो किस खनिज के बारे में है, तो यह लौह अयस्क के बारे में है। ठीक है, लौह अयस्क के बारे में है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा B। यहाँ से ध्यान देखना है बैलाडीला की खान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ में स्थित है बैलाडीला की खान। यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बैलाडीला की खान कहाँ है और बैलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह लौह अयस्क के लिए है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बिहार SI में प्रीवियस पूछ लिया गया है, तो याद रखना है नोवामुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख, बेलारी ये क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदी है। अगर बात किया जाए गंगा में, तो उत्तर दिशा से कौन कौन सा नदी आकर मिलता है, तो पहला है घाघरा नदी, घाघरा नदी। उसके बाद याद रखना है गंडक नदी का, घाघरा नदी का, घाघरा नदी, घाघरा के बाद याद रखेंगे गंडक नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, बागमती रिवर, बागमती, बागमती के बाद याद रखना है कमला का। ठीक है, कमला, कोसी और लास्ट जो है, लास्ट याद रखना है महानंदा रिवर का। ठीक है, महानंदा रिवर का। एक और याद रखना है रामगंगा रिवर। रामगंगा जो रिवर है, जो गंगा की सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है,
रामगंगा। याद रखना है, पूछा जाएगा गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन है, तो वो है रामगंगा। और ये सभी जो नदी है उत्तर की दिशा से मिलती है। यहाँ क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो वो हो जाएगा कोसी और बूढ़ी गंडक। ठीक है, कोसी और बूढ़ी गंडक। फल्गु का बात किया जाए तो फल्गु जो है वो दक्षिण की ओर से मिलती है, ये गंगा के दक्षिणी भाग, यानी कि फल्गु अगर बात किया जाए तो याद रखना है ये गया में बहता है। ठीक है, और गया जो है गंगा के दक्षिण में स्थित है। सोन का बात किया जाए अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, यानी कि गंगा के दक्षिण से निकलता है। कर्मनासा का यदि बात किया जाए तो कर्मनासा यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो कर्मनासा बिहार के दक्षिणी भाग से रोहतास आदि क्षेत्र में यह बहता है कर्मनासा। नेक्स्ट है मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुके होने के कारण। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है पृथ्वी के अक्ष और इसके कक्ष के समतल की ओर झुके होने के कारण। पृथ्वी का बात किया जाए तो यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी कि 23 इंटीजर 1/2 डिग्री झुका हुआ है। अनेक प्राकृतिक कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे महाद्वीपीय अपसरण, ज्वालामुखी, समुद्री लहरें, पृथ्वी का झुकाव एवं धूमकेतु तथा उल्का पिंड भी हैं। नेक्स्ट है भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में बतलाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में बतलाना है। अगर बात किया जाए भारत से 7 देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। 7 देश का, टोटल 7 देश याद रखना है। सबसे पहला नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का बात किया जाए तो सबसे अधिक 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, उसके बाद याद रखना है बचपन। ठीक है, ब च प और न। ठीक है, बचपन में MBA किया। ठीक है, MBA किया। ठीक है, बचपन में MBA किया, इतना ही याद रखना है। च4 हो जाएगा चीन। ठीक है, चाइना का बॉर्डर जो है वो है 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर। यहाँ से याद रखना है बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो एकमात्र घिरा राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। यहाँ से याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर जो है। और थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि बचपन, यानी प4 हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो हो जाएगा, पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर टच करता है 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर, 33323। ठीक है, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान। पाकिस्तान से याद रखना है रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। न4 याद रखना है नेपाल। नेपाल से याद रखना है, नेपाल से 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751। M4 याद रखना है म्यांमार। ठीक है, M4 याद रखना है म्यांमार। म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। B4 याद रखना है भूटान। ठीक है, भूटान, और भूटान से बॉर्डर टच होता है 699 किलोमीटर का। ठीक है, 699 किलोमीटर का। A4 याद रखना है, A4 अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से जो है वो टोटल 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है भारत का। ठीक है, तो टोटल 7 देश हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। श्रीलंका और मालदीव 2 अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम के अनुसार बतलाना था, तो सबसे अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद है चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्या नेक्स्ट है 8th नंबर, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। अगर बात किया जाए भाखड़ा नंगल परियोजना तो यह सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। इससे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य जल प्राप्त करते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगर बात किया जाए भाखड़ा नंगल परियोजना, यह सतलज नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन करना है। इसकी ऊंचाई 740 फीट है। नेक्स्ट है फिजी द्वीप के बारे में पूछा गया है। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है, तो फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का बात किया जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
हिंद महासागर विश्व का अगर बात किया जाए तो यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात किया जाए फिजी द्वीप का, तो फिजी द्वीप का खोज 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान डच एवं अंग्रेज ने की थी। 1970 तक फिजी एक अंग्रेजी उपनिवेश था। वर्तमान में पर्यटन एवं चीनी का निर्यात इसके विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट के बारे में बात किया गया है। कोरोमंडल तट भारत का पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी तट के बारे में है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से है? तो कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। भारतीय प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पूर्वी तटरेखा के कोरोमंडल तट नाम दिया गया है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा। कोरोमंडल तट का नाम पुर्तगाली यात्री के द्वारा रखा गया था। इसका लंबाई अगर बात किया जाए कोरोमंडल तट का, तो कुल लंबाई 1076 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, किलोमीटर है। नेक्स्ट है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण किया गया है? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम का बात किया जाए तो शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। इसे कावेरी नदी का बात किया जाए तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, ठीक है, गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात का बात किया जाए तो कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सूर सरोवर पश्चिम विहार कहाँ स्थित है? सूर सरोवर पश्चिम विहार यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, आगरा में। नेक्स्ट है सैटेलाइट एवं स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है किसके द्वारा? तो यह बनता है भूमिगत जल के द्वारा। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट निक्षेपात्मक आकृति बनती है भूमिगत जल के द्वारा, ठीक है। भूजल के नीचे जिन चट्टानों में भूमि जल पाया जाता है जल अमृत या जल भराव कहलाता है। पूरे देश में 80 से 85% पेयजल की आपूर्ति भूमिगत जल से ही होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमिलित करना है एवं सही उत्तर बतलाना है। काला हांडी का बात किया जाए तो काला हांडी किस लिए फेमस है? तो यह बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। जावर की खान जस्ता और सीसा के लिए फेमस है, जावर की खान। कोलार का बात किया जाए तो कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि यह सोना के लिए फेमस है। मोसाबनी रेंज का बात किया जाए तो तांबा के लिए फेमस है, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 और 2 हो जाएगा, 3 4 1 2। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर कितना था? तो 1/6 था। गुप्तकालीन राजा अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवा के बदले में उपज का 6ठा भाग पाने का अधिकारी होता था, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत होता था। अगर बात किया जाए कर का, तो कर सबसे अधिक किसके समय में था वो आपको कमेंट करना है। लगभग 1/2 भाग था टैक्स के रूप में, ये आपको कमेंट करके बतलाना है। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था? नायब ए खुदाई किसने अपने आप को कहा था? तो यह कहा गया था बलबन के द्वारा। बलबन का बात किया जाए तो इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा का प्रारंभ किया था बलबन के द्वारा। नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया गया था बलबन के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना है बलबन के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति, ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति प्रारंभ की गई थी, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति प्रारंभ की गई थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा, सिजदा व पैबोस प्रथा प्रारंभ किया गया था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा प्रारंभ किया गया था बलबन के द्वारा। नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया गया था, वो प्रारंभ किया गया था बलबन के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था।
ठीक है। नायब ए खुदाई यानी कि भगवान का दूसरा अवतार कहा था खुद को, अपने आप को, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर किए थे मुंगेर, ठीक है, बिहार का क्षेत्र मुंगेर। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। बंगाल का नवाब मीर जाफर को अंग्रेज ने 1760 ईस्वी से हटाकर उसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाता है। मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करते हैं। अगर बात किया जाए बंगाल के राजधानियों का क्रम का, तो सबसे पहले होता है वो होता है ढाका, ठीक है, ढाका, और ढाका से ट्रांसफ़र किया जाता है मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से जो ट्रांसफ़र होता है वो है मुंगेर, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र होता है। ये है बंगाल का जो नवाब के द्वारा राजधानी ट्रांसफ़र किया गया उसका क्रम। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय। बात किया गया है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध यह लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा, ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा। यहाँ ध्यान देना है विजयनगर, तो विजयनगर का स्थापना 1336 में किया गया था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। राजा कृष्णदेव राय का बात किया जाए तो ये विजयनगर साम्राज्य में चार वंश होते हैं, जिसमें कृष्णदेव राय का संबंध तुलुव वंश से है, ठीक है, तुलुव वंश से है। और अष्टप्रधान कृष्णदेव राय के दरबार में होते हैं, और उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध, इसमें पूछा गया है गोलकुंडा का युद्ध जीता था किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। इनका दो प्रसिद्ध रचना याद रखना है कृष्णदेव राय का, जाम्बती कल्याणम, एक है जाम्बती कल्याणम, याद रखना है कृष्णदेव राय का दो प्रमुख रचना, एक है जाम्बती कल्याणम और दूसरा जो है एक है, प्रथम हो जाएगा जाम्बती कल्याणम, सेकंड जो है सॉरी थोड़ा रुक गया था, जाम्बती कल्याणम और अमुक्त मालदत्त, ठीक है, जाम्बती कल्याणम और अमुक्त मालदत्त था दो प्रसिद्ध रचना, ठीक है, कुली कुतुब शाह के से लड़े थे। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बात किया गया है असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा प्रारंभ होता है और समाप्त जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 4 फरवरी को होता है जालियांवाला हत्याकांड, और इसके 7 दिन बाद यानी कि 11 फरवरी को इसे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में स्टेटमेंट। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, यह बिल्कुल गलत है। तो हमारा पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसके कारण देखते हैं अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड का, तो रॉलेट एक्ट एक कानून आया था, ठीक है। आप जानते हैं रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में लोग सभा कर रहे थे अमृतसर में, और उसमें जनरल ओ डायर के द्वारा निर्देश देकर गोलियां चलवा दिया जाता है, ठीक है। तो यह कारण नहीं था असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का कारण। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का कारण था वो था चौरा चौरी हत्याकांड, जिसके अंतर्गत एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, और आंदोलन अहिंसात्मक हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 के में शुरू किया गया और 22 में समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। 1 अगस्त, डेट भी याद रख लेना है, 1 अगस्त, और इसी दिन क्या हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। और 4 फरवरी को आंदोलन हिंसात्मक होता है, उसके 7 दिन बाद यानी कि 11 तारीख को 11 फरवरी 1922 को समाप्त होता है। 11 फरवरी बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से याद रखना है कि जब असहयोग चौरा चौरी की घटना हुई थी तो गांधी जी कहाँ थे, ठीक है, तो वो बारदौली में थे, ठीक है, वो बारदौली में थे, और वहीं से बारदौली प्रस्ताव होता है और इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की जाती है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, यह भी सही है, क्योंकि दोनों पार्ट था वो खिलाफत प्लस असहयोग का, ठीक है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को भी गांधी जी ने इसमें मिला लिया था, तो इसमें मुस्लिम समुदाय ने भी व्यापक रूप से भाग लिया था, तो डी भी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही है। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखी, नहीं खरोष्ठी नहीं, ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर अशोक के अभिलेख मिलते हैं। हालांकि ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक सभी भाषा में देखने को मिलता है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। अभिलेख संख्या 13, ठीक है, अभिलेख संख्या 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। तो 1 और 3 जो है वो सही है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। अगर बात किया जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह का तो डेट याद रखना है 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से होती है। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाया जाता है। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को एवं तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को बनाया जाता है, ठीक है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है तो आगे भी चांस है। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, तृतीय हैं ब्रह्मदत्त, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। डेट याद रखना है 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तीसरे सत्याग्रही कौन थे तो ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। औजार पॉलिश किए जाते थे। बिल्कुल सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23 में बोला गया है 1919 के खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। 1919 के खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था तो यह किया गया था बॉम्बे में। पहले अगर बात किया जाए खिलाफत समिति का तो खिलाफत जो आंदोलन क्यों हुआ था तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए मुस्लिम ने भी भाग लिया। और इसमें जो मुस्लिमों का प्रमुख धार्मिक नेता जो थे, तुर्की जो है ब्रिटिश का साथ देता है। ब्रिटिश का साथ देने के कारण उन्हें अपेक्षा होती है कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा। अब भारत में मुसलमानों के साथ जो मुस्लिम के धर्मगुरु थे खलीफा, उनके पद को लेकर यह विवाद होता है और बाद में 1924 में इस पद को समाप्त भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। सूफी संत एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है बतलाना है। शेख निजामुद्दीन औलिया का बात किया जाए तो शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध है चिश्ती संप्रदाय से। बहाउद्दीन जकारिया का बात किया जाए तो बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। मियाँ मीर का बात किया जाए तो मियाँ मीर कादरी संप्रदाय से संबंधित है। एवं अहमद सरहिंदी का बात किया जाए तो नक्शबंदी संप्रदाय से इनका संबंध है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1, 4 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि कौन सा कथन गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल नहीं बल्कि प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का बात किया जाए तो ये इन रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। इनके समय में रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1757 का युद्ध होता है और 1765 का इलाहाबाद की संधि जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही किया जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव का बात किया जाए तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं बल्कि गवर्नर थे। तो ये जो हमारा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। देखिए यहाँ से क्रम देखते हैं। जब 1757 की क्रांति हुई तो 1757 प्लासी का युद्ध, ठीक है। इस समय जो बंगाल के जो हेड थे एक
केंद्रीकरण की नींव जब पड़ी तो केंद्रीकरण की नींव पड़ी तो 1757 में बंगाल के गवर्नर बनाए गए। ठीक है, बंगाल के गवर्नर बनाए गए और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनाए गए। ठीक है, उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल बने और ये गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को। यहाँ क्षेत्र अभी है सिर्फ और सिर्फ बंगाल। अब केंद्रीकरण की पूर्ण होती है, यानी कि अब जो होंगे वो भारत के होंगे। अब भारत के गवर्नर जनरल जो बनेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और वो बनाए जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। अब भारत के गवर्नर जनरल तो हो गए, उसके बाद जो है 1857 की क्रांति होगी और सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा कंपनी से क्राउन के हाथों में। तो उस समय यानी कि 1858 के एक्ट के तहत उन्हें वायसराय नाम दिया गया, वॉइस ऑफ रॉयल्स। ठीक है, वायसराय कर दिया गया नाम, यानी कि बंगाल जो अब भारत के गवर्नर जनरल है अब उन्हें वायसराय नाम दिया गया। ठीक है, तो 1858 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय जो बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद वायसराय बनते हैं 1858 में। लॉर्ड सी राजगोपालाचारी का बात किया गया है तो वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये भी सही है। हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय यहाँ पे देख लिए। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी का बात किया जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को, सॉरी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी से याद रखना है, इन्होंने एक पत्रिका निकाला था रस्त गुफ्तार। भारत में सर्वप्रथम जो बजट जो है, भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय, भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय जो लाया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बतलाया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य थे तथा इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कांग्रेस किया था। दादा भाई नौरोजी के सहयोग से ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। 3 बार कांग्रेस की आईएनसी का अध्यक्षता किया जाता है, 86, 93 और 6 में। ठीक है, महामना का बात किया जाए तो महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय। इनसे याद रखना है 1916 का बीएचयू के स्थापना के समय संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। भारत का लौह पुरुष ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तथा भारत के एकीकरण में इनका प्रमुख भूमिका होता है, इसलिए इन्हें बिस्मार्क की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, यानी कि 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संधि का कालानुक्रम के अनुसार सजाना है। अमृतसर की संधि का बात किया जाए तो अमृतसर की संधि हुई थी वर्ष 1809 में। ठीक है, बसीन की संधि का बात किया जाए तो बसीन की संधि हुई 1802 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि अगर बात किया जाए तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। सालाबाई की संधि का बात किया जाए तो यह हुआ था 1782 में, 1782 में। तो कालानुक्रम में सबसे पहले हो जाएगा सालबाई की संधि यानी कि 4, उसके बाद हो जाएगा 1792 यानी कि 3, उसके बाद हो जाएगा बसीन की संधि 1802 और 1809 यानी कि अमृतसर की संधि 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था वर्ष 1973 में। ठीक है, वर्ष 1973 एक ही है, अक्टूबर 1973। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो यह लगभग अगर बात किया जाए केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा लगभग 0.3% रहने का अनुमान लगाया है, 0.3%। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए।
नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर में पूछा गया है, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो यह नाम दिया गया है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। नेक्स्ट है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है? तो किंग्स 11 पंजाब को हराया है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, किंग्स 11 पंजाब को। राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के द असॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया है? तो यह लगाया जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, उत्पादन इकाई कहां स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद में। द असॉल्ट एविएशन, ठीक है, फ्रांस का है द असॉल्ट एविएशन, जो राफेल लड़ाकू विमान बनाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं एस महेंद्र देव। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित क्या बनाया है? एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है। तो यह बनाया गया है, पहला भेड़ बनाया है, जीन संपादित भेड़ बनाया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। बतलाना है ये चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यह स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, तो ये जो मैपिंग का क्वेश्चन है, दो देख लिए, एक था फिजी द्वीप से और एक है चागोस द्वीप से। तो जो भी आइलैंड फेमस रहता है और इन न्यूज रहता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चागोस द्वीप समूह कहाँ है? हिंद महासागर में है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये बने हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अजय कुमार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगर बात किया जाए संघ लोक सेवा आयोग का, तो इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था, संघ लोक सेवा आयोग को। और संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 378 के 1 के प्रावधान में किया गया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइल दागी। पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ किस अभियान के तहत किया गया था? तो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था? तो ये चर्चा में थी, आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा, व्योमिका सिंह। ठीक है, व्योमिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व कर्नल सोफिया कुरैशी ने किसके साथ संयुक्त रूप से किया था? तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 39। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो अगर बात किया जाए भारत का रैंक जो है वो है 151 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का रैंक है वो है 151। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का बात किया जाए तो यह रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। पहला अगर बात किया जाए, पहला गैर यूरोपीय देश जो है वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है टॉप पे है। 180 देश में भारत का रैंक कितना है? 151 है। इसके पूर्व जो रैंक था वो था 159। उछाल हुआ है 8 अंक का, और 8 अंक के उछाल के साथ इस बार 151 रहा है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। पंचवटी एक्सप्रेस में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन बना है? तो यह बना है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। राजधानी जो है वो है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली
ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? तो बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? सिटी ऑफ ऑनर लिस्बन का शहर है, लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से किन्हें सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? टाइगर ट्रम्प का बात किया जाए तो इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है, यह विशाखापट्टनम में किया गया। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या रहा है? तो एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में संकल्प के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2014 में इसे घोषित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बात किया जाए तो 2015 में मनाया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसका जो थीम था वो था सद्भाव और शांति के लिए योग, सद्भाव और शांति के लिए योग। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है और दिया गया साधु महेंद्र नाथ दास को, ठीक है। किसे घोषणा की गई थी? तो साधु महेंद्र दास को 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूर पर रोक से संबंधित है? दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूर पर रोक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 23 का 1, ठीक है। अनुच्छेद 22 का बात किया जाए तो 22 में अभियुक्त और सजा पाए लोगों का अधिकार है, अभियुक्त और सजा पाए लोगों का अधिकार है। 23 में बलात्श्रम है, मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूर पर रोक है। 23 के 2 में इस अनुच्छेद में बात किया गया है कि बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित करने से निवारित नहीं करेगी। 24 का बात किया जाए तो बाल श्रम से है, ठीक है। 24 का बात किया जाए तो बाल श्रम से है और वही 23 का बात किया जाता तो 23 जो है बलात्श्रम से है, यानी कि मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी से है 23। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? तो जारी किया जाएगा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, यानी कि आप किस अधिकार से हैं। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसे रोकता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 49। पूछा गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। बिल्कुल सही है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950, और इस दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? 1960 में बंबई से अलग महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। बिल्कुल सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। मणिपुर से अलग करके यह गलत हो जाएगा। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आए। ये मेघालय नहीं बल्कि असम से अलग किए गए थे, तो ऑप्शन बी जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। मणिपुर से अलग करके मेघालय नहीं बना बल्कि असम से चेंज हुआ था, बनकर कटकर बना था, ठीक है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में है, यह भी सही है। तो हमारा पूछा गया था कौन सा कथन रॉन्ग है, यानी कि हमारा बी जो हो जाएगा मेघालय नहीं बल्कि असम से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? बतलाना है 1966 से 77 तक और फिर 80 से 84 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल सही। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपयों का अवमूल्यन हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला था, यह गलत है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंदिरा गांधी का बात किया जाए तो 1971 के आम चुनाव के पहले शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इन्हें विदेश मंत्री नहीं बल्कि सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला दिया गया था। सूचना मंत्रालय
इन्हें दिया गया था, सूचना मंत्रालय दिया गया था, ना कि विदेश मंत्रालय। ठीक है, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, ना कि विदेश मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बात किया जाए प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें 7 सदस्य थे और जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। इसमें अंबेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, DHP मोदी नहीं थे यानी कि सी हो जाएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे यानी कि सी नहीं थे। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह मूल कर्तव्य में वर्णित है। मूल कर्तव्य का बात किया जाए तो रूस से लिया गया है। मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में 10 मूल कर्तव्य को लागू किया गया। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य लागू करने की ही सिफारिश की थी। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य की संख्या है। नेक्स्ट है, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया। तो 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया, तो यह था अनुच्छेद 297। अनुच्छेद 297। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाया गया, अर्थात 297 का 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। नए राज्यों का गठन करना किया जा सकता है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना, राज्य की सीमाओं का परिवर्तन करना, नए राज्य के लिए राज्यसभा में सीट का निर्धारण करना। तो यह चौथी अनुसूची में वर्णन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन यह चौथी अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, तो डी सही नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह 3 से सही, अनुच्छेद 3 के द्वारा यह संभव नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया था, बिल्कुल सही। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, वही दूसरी में भारी उद्योग पर बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर इत्यादि का स्थापना किया गया था। सरकार ने देसी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। पीसी महलनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। तो यह भी सही है, यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई। समावेशी विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यह हुआ 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो कार्य 12 पंचवर्षीय योजना रहा है और समय रहा जो है 2007 से 2012। समावेशी विकास की अवधारणा प्रमुख हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से तेज और अधिक समावेशी विकास को अपनाया गया। इससे माना कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो आबादी के बड़े हिस्से को विकास में कोई फायदा नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट है, नरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नरेगा इसे 2005 में अपनाया गया, बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, यह भी बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा नाम दिया गया, यह भी सही है। इसमें ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पे डी स्टेटमेंट हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है। तो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो जारी किया जाता है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, NSO के द्वारा जारी किया जाता है। NSO के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजन विकास के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है। राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में क्या शामिल है, तो वह हो जाएगा समृद्धि। 3 मूल उद्देश्य है, साम्य, समृद्धि और स्थिरता। साम्य, समृद्धि और स्थिरता, ऑप्शन हो जाएगा समृद्धि यानी कि डी। साम्य, समृद्धि और स्थिरता 3 मूल उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 63। विराम अवस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण में 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। तो इस बराबर लगाएंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर, यानी कि हाफ। एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 2 हाफ ए
टी स्क्वायर यानी कि टी यानी कि 1 मिनट है, और यहाँ पे यूनिट लेंगे सेकंड में यानी कि 60 गुने 60, ठीक है। तो 60 गुने 60, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 छक्का 36 यानी कि 3600 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इनसैट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, बिल्कुल सही है। इनसैट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया था। वे संचार उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए थे। इसकी शुरुआत 1979 में हुई, यह गलत है। इसकी शुरुआत 1979 में हुई, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन हो जाएगा डी। इनसेट का शुरुआत 1979 नहीं बल्कि किया गया था, ठीक है। तो डी गलत हो जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? यदि दाब को बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो यह घट जाता है, ठीक है। बर्फ का गलनांक घट जाता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, ठीक है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। जैसे इसे हम कैसे समझ सकते हैं? आप 2 बर्फ़ के टुकड़े को ले सकते हैं और इन्हें दोनों बर्फ़ के टुकड़े को आपस में यदि प्रेस किया जाए तो दोनों जम जाते हैं, यानी कि दोनों जम जाते हैं, यानी कि गलनांक क्या हो गया? गलनांक घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें को केंद्रित करती है। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। निकट दृष्टि दोष में प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने केंद्रित होती है, न कि रेटिना पर, जिससे दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है या क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे न्यून में डुबाकर। अभिसारता यानी कि मैग्निफिकेशन पावर को घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, किसमें डुबाकर? तो एल्कोहल में डुबाकर। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। दर्पण की अभिसारिता या क्षमता माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यही कारण है कि दर्पण को जल या तेल में डालने पर भी इसकी फोकस दूरी अप्रभावित रहती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम का जो गलनांक है उच्च है, ठीक है। नाइक्रोम का गलनांक उच्च है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी भी अधिक होती है, आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। तो इनमें से सभी कारण हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, किसके साथ होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन का बात किया जाए तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से क्या होगा? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। निकाय की इंथैल्पी में चेंज होता है, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी होता है। रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता है। यानी कि जैसे पानी H2O है और पानी से बना वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर बना और इस वाटर वेपर को अगर फिर से हम पानी बना दें, H2O बना दें, तो वो फिजिकल चेंज होगा। वही अगर केमिकल चेंज का बात करें तो यदि पेपर है, पेपर को जला दिया जाए तो यह राख बन जाएगा, ठीक है। राख बन जाएगा और इस राख से पुनः हम पेपर नहीं बना सकते हैं, तो यह इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो रासायनिक गुण में चेंज हो गया, पेपर का रासायनिक गुण अलग होगा, राख का रासायनिक गुण अलग होगा। इंथैल्पी में चेंज होता है, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण हो जाता है। पेपर से डायरेक्ट बन गया राख, ठीक है। तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के किसकी क्षमता को दर्शाता है? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा पावर से वो खींच सकता है वो बतलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बतलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता दिखलाती है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है धातुओं का विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी, ठीक है। R इक्वल टू होता है रो
L/A, ठीक है। रेसिस्टिविटी का बात किया जाए तो रेसिस्टिविटी RA/L यानी कि बराबर होगा रेसिस्टिविटी के, यानी कि ओम मीटर इसका यूनिट होगा। रेसिस्टिविटी का अगर बात किया जाए तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। यह डिपेंड करेगा मटेरियल का, अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। यहाँ पे पूछा गया है प्रतिरोधकता का सही क्रम कौन सा होगा, तो यह हो जाएगा Hg के बाद होगा Ni, W और Ag, ठीक है। अर्जेंटेनम, टंगस्टन, निकेल और हाइड्रोजनम ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 71 के बाद है 72 में, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल किसकी बनी होती है, तो बहुप्रयोग प्लास्टिक के पानी की बोतल पॉलीथीन का बना होता है, ठीक है। पॉलीथीन का ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाता है। कोशिका में किसे पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव सैक कहलाता है, तो वह है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो आत्मघाती थैली कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन काइमा किसके बने हैं। क्लोरीन काइमा का बात किया जाए तो ये मृदु उत्तक के बने होते हैं। क्लोरीन काइमा पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकार का पैरेनकाइमा है जिसमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरीन काइमा उत्तक पौधे में तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हार्मोन कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी ऑल्सो नोन एज हार्मोन, ठीक है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी का बात किया जाए तो दो प्रकार के होते हैं, कैल्सीफेरॉल ऑल्गो कैल्सीफेरॉल और कैलिको कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी ऑलिगो कैल्सीफेरॉल और कैलिको कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का बात किया जाए तो ये रेटिनॉल के रूप में जाना जाता है, आंख के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रूप में पाया जाता है। सी का बात किया जाए तो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में। विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, वही ए, डी और ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है। हैमर, एनाविल और स्टीरप। हैमर, एनाविल और स्टीरप, ठीक है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां हैं, हैमर, एनाविल और स्टीरप। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। फीमर, टिबिया, फिबुला ये सभी पांव की हड्डियां हैं। रेडियस, अल्ना हाथ की हड्डियां हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपीज। नेक्स्ट है शरीर के में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इनमें से कौन सा अम्ल, तो वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl शरीर में पेट की उपकला कोशिका द्वारा स्रावित होता है HCl, मर्क्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। इनमें से कौन सा रोग जो है वो विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है, तो वो हो जाएगा डेंगू ज्वर, ठीक है। डेंगू ज्वर विषाणु के द्वारा नहीं फैलता, कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तो विषाणु जनित एड्स विषाणु के कारण होता है, डेंगू विषाणु के कारण, जुकाम विषाणु के कारण, हैजा जो है विषाणु के कारण नहीं होता है, बल्कि हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है और वाइब्रियो क्लोरी के नाम के कारण होता है हैजा, ठीक है। अगर वायरस का बात किया जाए तो एड्स वायरस के कारण होता है। HIV टेस्ट और इलिसा टेस्ट फेमस है। खसरा मोबिली वायरस के कारण होता है। चेचक वेरियोली वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, तब निर्मित दर्पण कैसा होगा, तो यह दर्पण अवतल होगा, ठीक है। एक परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित है, परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित है, तब निर्मित दर्पण कैसा होगा, तो अगर बाहर से रजतित है और अंदर की ओर वक्रित है तो यह अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों को उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए। अस्कर्बी का बात किया जाए तो अस्कर्बी होता है विटामिन सी के कारण। घेंघा रोग का बात किया जाए तो घेंघा होता है आयोडीन की कमी के कारण। रतौंधी का बात किया जाए तो आंख का रोग है विटामिन ए के कारण। रिकेट्स का बात किया जाए तो रिकेट्स होता है विटामिन डी के कारण। इनीमिया का बात किया जाए तो इनीमिया होता है आयरन के कमी के कारण। यानी कि यहाँ के अनुसार देख लें तो दो के बाद घेंघा है आयोडीन यानी कि 3, रतौंधी है विटामिन ए यानी कि 1,
रिकेट्स है 4 और एनीमिया है 5। 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 3 1 4 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 82। तत्व ए बी और सी डोबेनाइनर के त्रिक है। डोबेनाइनर का अगर त्रिक का बात किया जाए तो बी बराबर होगा ए प्लस सी बाई 2 के मास नंबर के, ठीक है। ए और सी के मास नंबर का जो एवरेज होगा वो बी के बराबर होगा। देखते हैं, यदि ए का परमाणु भार जो दिया है गया है 40 है और सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का पूछा गया है, तो बी का हो जाएगा 40 प्लस 137 बटा 2, यानी कि 7 4 3 7 और 177 बटा 2, 2 8 16 1 17 और 2 8 16 88.5, यानी कि यह हो जाएगा लगभग 88। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा परमाणु बी का परमाणु भार कितना होगा, तो वो हो जाएगा 88 के बराबर। नेक्स्ट है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद करें। वेदोक्त, वेद प्लस उक्त, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वेद प्लस उक्त। मृग नैनी में कौन सा समास है, तो मृग नैनी में कर्मधारय समास होगा। मृग नैनी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास एक प्रकार का समास है जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, ठीक है, तो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव बतलाना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसका हो जाएगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ऑप्शन हो जाएगा सी। इंडेवोर शब्द का विलोम क्या होगा, इंडेवोर का विलोम क्या होगा, तो यह हो जाएगा इनएक्टिविटी। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इनएक्टिविटी। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है, तो भारत का 13वां प्रमुख और नवीनतम बना है बधावन बंदरगाह और यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में है बधावन बंदरगाह और भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बना है। किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किन्हें कहा जाता है, तो हेनरी विवियन डेरेजियो को, हेनरी डेरेजियो को। नेक्स्ट है प्रथम गणतंत्र दिवस परेड किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो वर्ष 1950 में। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया गया और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। वही प्रबावो सुबियांतो इस वर्ष 2025 के मुख्य अतिथि रहे हैं और उनका संबंध भी इंडोनेशिया से ही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 2025 के मुख्य अतिथि हैं। 1950 के जो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को पहली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, ठीक है। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ उस दिन चंद्रमा पर पहुंचने के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के कितने कमांडों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के 7 कमांड है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण, उत्तरी कमांड, मध्य कमांड, पूर्वी वायु कमांड, अनुरक्षण कमांड, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमांड, प्रशिक्षण और पश्चिमी वायु कमांड। 7 टोटल कमांड है। भारतीय वायुसेना के 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया, तो यह किया गया वर्ष 2021 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को वर्ष 2021 में। नेक्स्ट है 93, पूछा गया है आहपन लोक कला। आहपन लोक कला का संबंध कहाँ से है, तो यह आहपन लोक कला है बिहार से। रंगोली का बात किया जाए तो रंगोली है महाराष्ट्र, रंगोली महाराष्ट्र में है रंगोली। साथियाँ है गुजरात में, गोदना है बिहार में, गोदना है बिहार में। चौकपुर है उत्तर प्रदेश में, मेहंदी है राजस्थान में, मेहंदी है। कोलम है तमिलनाडु में, अल्पाना है पश्चिम बंगाल और असम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। पीढ़ी एवं वर्ष अंतराल, जेन जी, अभी जो पीढ़ी है वो है जेन जी का, ठीक है। जनरेशन एक्स का बात किया जाए जनरेशन एक्स का, तो 1965 से 80 के बीच। जनरेशन वाई का बात किया जाए तो 1981 से 1996 के बीच। जनरेशन जेड का बात किया जाए तो 1997 से 2010 के बीच। अल्फा जनरेशन का बात किया जाए तो 2010 से 2024 के बीच है। आशा करते हैं आप लोग लगभग जनरेशन जेड के होंगे। कमेंट करना है जो भी कोई अल्फा जनरेशन के भी हैं क्या। नेक्स्ट है
निकालना है 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 माइनस 97 प्लस 96। तो एक बार प्लस का कर लेंगे, एक बार माइनस का कर लेंगे। आंसर जो आएगा वो आएगा 4995। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। देखिए 7 6 13, 13 का स्क्वायर किया गया है 169, 9 2 11 का स्क्वायर 121, 9 7 16 का स्क्वायर 256। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किया और 5580 वोटों से हार गया। 41% हारने वाला को प्राप्त होता है, तो 59% जीतने वाले को प्राप्त होगा। 5580 वोटों से हार गया। 5580 यानी कि जो बराबर होगा वो होगा 18% के। 18% बराबर है 5580 बटा 18। तो पूछा गया है कुल वोटों की संख्या इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, आएगा हमारा 31,000 वोट। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक महिला की तस्वीर की ओर देखते हुए विनीता ने कहा वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता की माता हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 6 मित्र GHMJKL एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करे बैठे हैं। GL और H के बीच में है, HM के दाईं ओर चौथा है, KH के ठीक दाएं बैठा है, L और M के बीच में कौन बैठा है, तो वो हो जाएगा J। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मिश्र धातु A और B में तांबा और जस्ता का अनुपात दिया गया है 3 4 5 9। A B को 2 3 के अनुपात में मिलाता है। नई मिश्र धातु C बनाई जाती है। C में तांबे और जस्ता का अनुपात ज्ञात करना है, वो हो जाएगा 27:43। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर आपको मैथ में या रीजनिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका विद सॉल्यूशन बतला दिया जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपका दिन शुभ हो।